नासिर सिद्दीकी साहेब, अर्जुन नाईकवाडी साहेब, सचिन बोर्डे, काकासाहेब काकडे आणि ज्यांच्यामुळे आज हे कार्यक्रम होत आहे, माझ्या पाठीतले आणि दलित चळवळीतले एक खूप मोठे आणि माझे जवळचे अरुणभाई बोर्डे. जेव्हा मला हे सांगण्यात आलं होतं की हे जे जालना रोडवर बाबासाहेबांचं जे पुतळं आहे, एक सभागृह तिथे बांधायचे आहे, तर अनेक लोकांनी मलाही सांगितलं होतं की त्याची NOC मिळणार नाही, हे काम होऊ शकणार नाही. पण मी त्यावेळेस अरुण बोर्डे कडून त्यांना बघून हे सांगितलं होतं की अरुण बोर्डे है तो मुमकिन है. आणि अरुण बोर्डेने ते सगळं जे पेपर वर्क करायचं होतं ते करून घेतले आणि आज आपण त्याचा शुभारंभ करत आहे. फक्त हे काम झालेलं आहे असं नाही आहे. आज सचिन बोर्डेने, अरुण बोर्डेने जे सांगितलेले आहे, एक 10 दिवस पूर्वी मी उस्मानपुऱ्याला गेलो होतो आणि उस्मानपुरेमध्ये जे बुद्ध विहार आहे त्याच्या कामाचा मी शुभारंभ केला. 1 महिन्यामध्ये ते काम पूर्ण केले आणि जेव्हा ते त्याच्या उद्घाटनासाठी मी गेलो आणि त्यावेळी मला असं सांगण्यात आलं होतं की या बुद्ध विहारामध्ये बाबासाहेबांचे स्पर्श लागले होते. तर त्याच वेळी मी निर्णय घेतला आणि अजून 5 लाख रुपये तिथे ॲडिशनल ग्रांट करून तिथे सगळे पेवर ब्लॉक्स पण लावले. मागच्या आठवड्यामध्ये काकासाहेब काकडेंनी ब्रिजवाडीमध्ये एका सभागृहासाठी विनंती केली होती, त्याचा शुभारंभ मी केलं. आणि एक खासदार असल्यामुळे जे शहरामध्ये काम सुरू आहे ते तर तुम्ही बघतच आहे, पण ग्रामीण क्षेत्र ही माझ्या क्षेत्रामध्ये येतं. आज खंडाला असू द्या किंवा ग्रामीण क्षेत्रामध्येही खूप सारे बुद्ध विहार असू द्या, सभागृह असू द्या, दलित वस्तीमध्ये त्याचंही काम सुरू आहे. आणि मी आपल्याला एक शब्द देतो, जे लोक रेकॉर्डिंग करत आहे त्यांनी हे रेकॉर्डिंग ठेवायला पाहिजे. मी 5 वर्षासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने आणि तुमच्या सहकार्याने, फक्त आणि फक्त तुमच्या सहकार्याने मी आज लोकसभेमध्ये जाऊन बसलेला आहे. आणि खऱ्या अर्थानं मी या समाजाचा ऋणी आहे, कारण तुम्ही जे केलेलं आहे हे देशाला एक दाखवलेलं आहे. आपण एकत्र आले तर आपण काय करू शकतो, जसं दिनकर दादांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून मी आपल्याला शब्द देतो की मागच्या 20-25 वर्षामध्ये दलित वस्त्यांमध्ये इतकं काम झालेलं नसेल जितकं 5 वर्षामध्ये मी करून दाखवणार आहे. आकडे सहित, एरिया सहित आणि पैसे सहित की किती पैसे कोणत्या वॉर्डामध्ये कशासाठी खर्च करण्यात आलेला आहे हे सगळे दाखवणार आहे. दिनकर दादा ने, गौतम खरात साहब ने जो बात बताई है, ये सही बात है कि हमने पूरे देश को दिखाया, पूरे देश भर में दिखाया कि अगर दलित और मुसलमान एक साथ मिलकर अगर आ सकता है तो हम क्या कर सकते हैं. अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आज पहली बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है. अगर इम्तियाज जलील औरंगाबाद से खासदार चुनकर आया है तो उसके सर के ऊपर ये सेहरा सजाने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो मेरे दलित समाज का हाथ है. जिस तरह की मेहनत आप लोगों ने किए हैं, शायद मैं जिंदगी भर भी अगर आप लोगों का एहसानमंद रहूं तो वो एहसान चुका नहीं सकता हूं, ये हकीकत है. लेकिन हम भी चाहते थे, हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरे दिल से हम ये चाहते थे कि विधानसभा के अंदर भी ये हमारी यूटी रहना चाहिए. मुझे आज भी याद है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब औरंगाबाद में आए थे तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम जाओ और ये कहो
कि अगर हम कुछ आमदार यहाँ से महाराष्ट्र से चुनकर लेकर आते हैं, और दिनकर दादा ने सही कहा कि 25-30 आमदार चुनकर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हम एक नई ताकत बनकर खड़े थे। सबसे ज्यादा अगर किसी को डर था तो भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को इस बात का डर था कि एक नई ताकत बनकर आ रही है, कि दलित मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि एक पैगाम उन्हें भेजो कि बाड़ा साहब, अगर हमने इतने आमदार अगर चुनकर लेकर आए तो राज्यसभा के अंदर आप जाकर वहां पर बैठेंगे राज्यसभा में। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई चूक हुई। मैं ये नहीं कहता हूं कि अब इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह दिनकर दादा ने ये कहा है कि नेताओं को हम बनाते हैं, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने, जैसा अरुण बोडे ने बताया है कि कहीं ना कहीं जब मैं चुनकर आया था तो लोगों के अंदर यह भ्रम था कि क्या मैं दलित बस्तियों के अंदर काम करूंगा। मैं अरुण साहब आपको ये शब्द दे रहा हूं और इन लड़कों से ये कह रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग संभाल के रखना। जितने बुद्ध विहार, जितने अंबेडकर भवन, जितने सभागृह पिछले कई 20-25 सालों के अंदर नहीं बने हैं, उतने मैं बनाकर दूंगा और मैं ये बना रहा हूं। लेकिन हाँ, ये भी मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि जब भी हम अंबेडकर भवन के काम की शुरुआत करते हैं, बुद्ध विहार की काम करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे रुकावटें लाने की कोशिश की जाती है। अभी कुछ दिन पहले डीपीडीसी की जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के अंदर अतुल सावे साहब ने और अंबादास दानवे साहब ने यह मांग की कि महाराणा प्रताप का एक पुतला बनाया जाए यहां पर। आपको पता है उस एक पुतले के ऊपर कितना खर्च करने वाली है महानगर पालिका? 1 करोड़ रुपया, जिसका टेंडर हो गया, जिसकी टेंडर की कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने उस मीटिंग के अंदर खड़े रहकर यह कहा, दिनकर दादा, मैंने ये कहा कि 1 करोड़ रुपए का अगर हम पुतला बना रहे हैं, महाराणा प्रताप बहुत बड़े महापुरुष थे, अगर उसी 1 करोड़ रुपए के अंदर अगर हम औरंगाबाद के अंदर एक सैनिकी शाला खड़ी कर सके, एक अच्छा स्कूल खड़े कर सके और उस स्कूल का नाम हम महाराणा प्रताप के नाम के ऊपर दे, तो कितने लोगों का फायदा है। आपको मालूम होगा कि इसी जालना रोड के ऊपर हम गोपीनाथ मुंडे के स्मारक को हम बनाने जा रहे थे। जमीन किसकी? तो सरकारी जमीन। पैसा किसका? तो आपका पैसा। और हम वहां पर स्मारक बनाने के लिए जा रहे हैं। मैंने पंकजा मुंडे को विधानसभा के अंदर खड़े रहकर भाषण के अंदर ये कहा था कि गोपीनाथ मुंडे सही मानों में एक लोक नेता थे, जिनको मानने वाले ओबीसी समाज के, मुसलमान, दलित सभी लोग मानते थे। उनके नाम का स्मारक बनाने की बजाय अगर एक अस्पताल भव्य बनाते हैं हम और उस अस्पताल का नाम हम गोपीनाथ मुंडे के नाम के ऊपर रखते हैं, तो सही मानों में श्रद्धांजलि हम उनको दे सकेंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सभी को चाहिए था कि नहीं, हमको स्मारक चाहिए। फिर मैं अदालत गया, हाईकोर्ट के अंदर गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया और अदालत को यह बताया कि हमें अस्पताल चाहिए। मुझे आज खुशी है 2024 के अंदर नतीजे क्या होंगे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मैं जीतूंगा हारूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पता नहीं, लेकिन इसी जालना रोड के ऊपर आज 200 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया है। 200 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू किया है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अदालत जाना पड़ा एक PIL लेकर। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड उसके लिए सैंक्शन किया गया है। मैंने कल रात में ही उसकी एक रिव्यू मीटिंग ली तो मुझे ये बताया गया है कि ये काम की शुरुआत तो हो गई है, ये 1 साल के अंदर 30 करोड़ रुपए ऑलरेडी उसके लिए सैंक्शन किए जा चुके हैं। तो आज ये 200 बेड के हॉस्पिटल जब बनेगा तो वहां पर कोई एक समाज का इंसान जाएगा उस अस्पताल के अंदर, सभी गरीब लोग उस अस्पताल का फायदा उठाने के लिए जाने वाले हैं।
आपने देखा होगा इसी जालना रोड के ऊपर प्रिंस रॉयल का फ्लाईओवर किस दिशा में होना चाहिए था, किस दिशा के अंदर बनाया गया, क्यों बनाया गया, किसके फायदे के लिए बनाया गया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं खुद गडकरी साहब के पास गया और गडकरी साहब को ये कहा कि आप नागपुर के अंदर एक फ्लाईओवर के ऊपर दूसरा फ्लाईओवर, दूसरे के ऊपर तीसरा बना रहे, आप पुणे के अंदर फ्लाईओवर बना रहे, आप नासिक के अंदर इतना बड़ा फ्लाईओवर बना रहे, आप अहमदनगर जो हमसे छोटा है वहां पर एक पूरा फ्लाईओवर दे रहे हैं। सिर्फ औरंगाबाद में क्या वजह है कि हमको छोटे छोटे फ्लाईओवर्स के ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो गडकरी साहब ने यह कहा कि अगर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले तुम्हारा कोई नेता आकर हमसे ये कहता कि ये फ्लाईओवर हमें पूरा और जालना रोड के ऊपर चाहिए तो हम दे देते, लेकिन कोई आया ही नहीं। मैंने कहा कि जो बात हो गई, अब क्या देंगे आप? तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम जालना रोड के ऊपर, हमने ये मांगनी की थी कि हमें एयरपोर्ट से लेके आप प्रिंस रॉयल तक का एक फ्लाईओवर दे दीजिएगा। दिक्कत ये हुई कि जब उन्होंने ये मांगनी पूरी कर ली तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वहां पर गए और उन्होंने कहा कि शेंद्रा से लेके वालुस तक चाहिए। अब दिक्कत यह हुई कि जब इतनी बड़ी मांग आ गई तो मिनिस्ट्री ने कहा कि इतना पैसा हम नहीं दे सकते। और सही है, मैंने खुद ने अशोक चौहान साहब से यह बात कही थी कि हम केंद्र सरकार से, चिकलठाना से लेके हम प्रिंस रॉयल तक का फ्लाईओवर हम केंद्र सरकार से बनाते हैं और प्रिंस रॉयल से लेके वालुस तक का ये राज्य सरकार ने। लेकिन यह है कि इसका श्रेय किसको जाएगा? सिर्फ इस छोटी सी सोच की वजह से आज जिस तरह की रुकावटें तैयार की जा रही है। अगर यह फ्लाईओवर शेंद्रा से लेके अगर वालुस तक का फ्लाईओवर अगर आप सैंक्शन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले इसे सैंक्शन करते हैं और उनके मंत्री जिन्होंने ये सुझाव दिया है कि हम इसको सैंक्शन कराएंगे, अगर आप करा सकते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि इस फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर भागवत कराड़ के नाम के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि ये काम होने ही वाला नहीं। जितनी हैसियत है उतना मांगो। औरंगाबाद शहर को कम से कम एक छोटा फ्लाईओवर जो प्रिंस रॉयल से हम एयरपोर्ट तक पहुंचा सके हैं या चिकलठाने तक पहुंचा सके हैं, वो काम हम कर सकते हैं। अब हमारे पास पानी नहीं है और आप कह रहे हैं आपके घर में अब गैस लाइन हम डालने वाले हैं। आपको पानी चाहिए या गैस चाहिए, ये बताइए। हमको पानी चाहिए और बताए कई हजार करोड़ रुपए की अब गैस की पाइपलाइन आपके घर तक हम पहुंचाने वाले नहीं। चाहिए हमको गैस की पाइपलाइन, पहले हमारे शहर के अंदर आप पानी पहुंचाओ, उसके बाद हम गैस की बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि निवडणूक आ रही है, इलेक्शन आ रहा है, तो बड़े बड़े सपने आपकी आंखों में सजाए जा रहे हैं। मेट्रो की बात की जा रही है। अब औरंगाबाद में मेट्रो हमको नहीं चाहिए। मेट्रो आप हमें जालना रोड के ऊपर अगर एक पूरा फुल फ्लाईओवर दे देते हैं तो हमें मेट्रो की आज जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम होना है वही काम नहीं कर रहे और उसके बाद आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि आज हमारे पास दिखाने के लिए क्या है, तो कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े सपने दिखाओ, फिर लोगों के बीच में जाओ कि मैं गैस ला रहा हूं, मैं मेट्रो ला रहा हूं। अगर 1 करोड़ रुपए का एक स्टैच्यू के लिए महानगर पालिका के कमिश्नर और अधिकारी वहां पर खड़े रहकर ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए का हम स्टैच्यू अगर महाराणा प्रताप के लिए हम बना रहे हैं, तो महाराणा प्रताप बहुत बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1 करोड़ वहां खर्चा कर रहे हैं, तो जिस इंसान ने इस देश को संविधान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर, उसके 50 लाख रुपए का स्टैच्यू के लिए आप यहां पर क्यों नहीं खर्चा कर रहे? उनके जहां पर भी बाबा साहब के पुतले जहां पर भी लगे हैं, उसको बनाने के अंदर 25 लाख 50 लाख क्यों नहीं आप दे रहे? सिर्फ खासदार निधि और थोराट साहब 2 साल से
1 रुपया खासदार निधि नहीं दी गई है, 1 रुपया। जब खासदार चुनकर आता है तो उसका अधिकार होता है कि खासदार निधि के जरिए हम पैसा कहां खर्चा करते हैं, तो इसी अंबेडकर भवन के अंदर किसी गरीब बस्ती का रोड बनाने के लिए, किसी इलाके के अंदर लाइट लाने के लिए, ड्रेनेज का काम करने के लिए, यही पैसा। लेकिन अगर 2 साल से मोदी सरकार ने 1 रुपया खासदार निधि के अंदर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना आया है और कोरोना की वजह से सरकार के पास पैसा नहीं है, तो इम्तियाज जलील को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। तो उसी मोदी सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मेरे खासदार निधि तुम रोक सकते हैं तो एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए की है, 20,000 करोड़ रुपए, कितने महीने के अंदर बनाई जा रही है? 18 महीने के अंदर ये 20,000 करोड़ रुपए की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि खासदारों को बैठने में आसानी हो सके, खासदार आराम से बैठ सके। हमको नहीं चाहिए। लंदन में आज भी जो उनका पार्लियामेंट है, वहां पर जो पुराना पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहां पर अगर खासदार जाता है, जो पहले गया वो कुर्सी पे बैठता है और जो देर से गया तो वो सीढ़ियों के ऊपर बैठ के अपना कामकाज चलाता है। आज भी उन्होंने अपने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को तोड़ा नहीं है, ये सोचकर कि हमारे खासदार बड़ी आराम से बैठ सके तो हम एक नया पार्लियामेंट बनाएं। हमारी भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बहुत अच्छी है। हमें ये सोचना चाहिए कि आज उस पार्लियामेंट के अंदर हो, आज उस विधानसभा के अंदर हो, हम कितने अपने लोगों को भेज सकते हैं। और जैसा गौतम खरात साहब ने बताया, ये बिल्कुल सही बात है। एक पीरियड के अंदर हम ही लोग आपस में लड़ा करते थे, यही हाल मुसलमानों का भी था। सबसे ज्यादा अगर आज मुझे कोई तकलीफ देता है तो कोई गैर समाज का नहीं है। सबसे ज्यादा रुकावटें अगर कोई पैदा करता है तो मुसलमानों के ही देता है, जिनको ऐसा लगता है कि ये खासदार बन गया है तो हमारी तो दुकानें ही बंद हो गई। लेकिन आज 5 साल का लोगों ने मुझे चुन कर दिया है और मैं एक एक वोटर, चाहे वो मुसलमान समाज का हो या दलित समाज का हो, मैं उनसे वादा करता हूं, मैं आपके एक एक वोट का कर्जदार हूं और मैं आपका कर्ज इन 5 सालों के अंदर जरूर चुकाऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए जो मेहनत की थी मुझे आज भी मालूम है। गांव के अंदर जब मैं जाता था तो कितनी ऐसी महिलाएं थी जो मेरा नाम भी बराबर से नहीं जानती थी, लेकिन उनको यह आदेश था कि पतंग के ऊपर मोहर लगानी है। कितनी ऐसी हमारी बुजुर्ग लोग थे गांव के अंदर जिन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था, लेकिन वो भी सुबह उठकर गए और उन्होंने मतदान किया। इसी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश के अंदर हमने एक इतिहास पैदा किया। और वो इतिहास अगर दिनकर दादा जैसे लोग आज एक बार फिर इसका नेतृत्व करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हम एक बार आ सकते हैं, एक ताकत बनकर खड़े रह सकते हैं, तो यकीन मानिए महाराष्ट्र के अंदर जो एक दहशत थी, और किसकी दहशत थी? दहशत बाड़ा साहब की थी। बाड़ा साहब से लोगों को डर लगता था, भाजपा को डर लगता था, शिवसेना को डर लगता था, कांग्रेस राष्ट्रवादी को लगता था। इसलिए लगता था कि वो जानते थे कि ये वोट जो है ये हमारी जागीर है, इसके ऊपर कौन अधिकार लेने आ रहा है, कौन इनको इकट्ठा करने का काम कर रहा है, वही बाड़ा साहब कर रहे थे। वही है, किसी न किसी से अगर हमसे भी गलती हुई है तो हम उस गलती को मानेंगे, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर आपको भी यही बताया जाता है कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर अगर ये युति टूटी है तो इम्तियाज जलील इसका विलन है। हकीकत मैं जानता हूं, अरुण बोडे जानता है, मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी दलित समाज के नेता थे वो हकीकत जानते हैं कि हमने कैसी कोशिश की थी, हमने आखिर तक कैसे ये युति रहे इसके लिए हमने कोशिश की थी। उसके बावजूद भी
अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हम गलती का एतराफ करेंगे, हम मानेंगे कि हमारी से ये गलती हुई है। लेकिन आज वक्त ये चीख चीख कर कह रहा है कि हमको दोबारा एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है, और वो ताकत अगर हम दोबारा खड़ी कर सके तो यकीन मानिए कि जो हम औरंगाबाद में कर सके वो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर भी कर सकते हैं। आज भी बहुत देर नहीं हुई है। मुझे खुशी इस बात की होती है जब मैं अरुण बोडे जैसे नौजवान लड़कों को देखता हूं। आज अगर अरुण बोडे इस मुकाम के ऊपर पहुंचा है तो मुझे मालूम है कि अरुण बोडे के पीछे कैसे कैसे लोगों को लगाया गया था। मुझे मालूम है कि अमितेश कुमार जब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर थे तो उसकी पूरी फाइल तैयार कर दी गई थी। पुलिस वाले जाकर बताते थे कि ये वो भाऊ है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस है। मैं अमितेश कुमार के साथ लड़ा हूं उनके कैबिन के अंदर बैठ के। मैंने कहा हो सकता है अरुण बोडे के ऊपर जो पुराने केसेस है, लेकिन कमिश्नर साहब आप बताइए 2014 से ये लड़का मेरे साथ जुड़ा है, कौन सा केस इसके ऊपर है? अगर पुराने केसेस के ऊपर अगर आप 10 साल 15 साल के बाद भी उन्हीं पुराने केसेस के ऊपर अगर आप कार्रवाई करते रहेंगे तो एक नौजवान लड़का जो आज समाज के लिए जो वो काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लेकिन समाज के अलग अलग घटकों के लिए वो काम कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि शहर के अंदर अरुण बोडे जैसे और बहुत सारे नेता तैयार होने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने आगे आना चाहिए। रुकावटें आएंगी, हर तरह की रुकावटें आएंगी, लेकिन हमको इसका मुकाबला करना है। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि जिस जालना रोड और जिस कोर्ट के सामने ये यहाँ पर जो काम की शुरुआत की जा रही है, तो राज साहब मैं हफ्ते में अब 4 दिन जो है वो अदालत के अंदर गुजारता हूं। इतने सारे केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए गए हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी जगह कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी का नेता होता तो उसके ऊपर ये केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते, लेकिन जज के पास हम जब जाते हैं तो जज भी मुस्कुराकर देख के कहता है एक और आया है आपके नाम का। इतने केसेस सिर्फ ये समझते हैं कि मैं इनसे डरूंगा, मैं इनसे घबरा जाऊंगा, मैं इनसे आकर इनके पेट में मुंडी डालूंगा और कहूंगा कि साहब ये मत करिए। इनको ये मालूम नहीं है जिस मुकाम के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं वो मुसलमानों की और दलितों की ताकत के ऊपर खड़ा हुआ हूं। पद छोड़ सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं इनके सामने। ये सोच है। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ चाहिए। मैंने सिर्फ यहीं पर नहीं, आज मुझे ये बताया गया है कि अगर इसके लिए और फंड की जरूरत पड़ेगी, मैं चाहूंगा कि औरंगाबाद का सबसे खूबसूरत अगर कोई सभागृह रहे तो चूंकि जालना रोड से हर कोई जाता है, हाईवे है, तो ये खूबसूरत रहे। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसकी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि ये औरंगाबाद के सबसे खूबसूरत। और अरुण भाई जब करते हैं तो मैंने अरुण भाई के घर के बाजू का भी एक देखा हूँ, इतना भव्य उन्होंने बना दिए हैं। अरुण के अंदर वो कला है कि कहाँ से क्या निकालना है और कैसे निकालना है उसको अच्छी तरीके से आता है। तो अरुण भाई की ये जो कला है वो उसके अंदर मैं पूरी तरह से साथ दूंगा। और यकीनन सिर्फ यही नहीं, इसके आगे भी अगर कहीं पर भी, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे दलित युवक अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं, अम्बेडकर चळवळी से एक फंड होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ दलित बस्तियों के अंदर किया जाता है। अगर और भी आपको लगता है कि हमारे इस इलाके के अंदर बुद्ध विहार होना चाहिए या और कोई सभागृह होना चाहिए, तो यकीनन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं वहां पर भी पूरी तरह से बनाऊंगा। सिर्फ उसके पेपर कागजात जो है वो आप जमा करके मेरे पास लेकर आइए, मेरे पास दीजिए और मैं यकीनन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।